3 साल तक उस गांव में बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। खेत सूख गए, मवेशी मरने लगे और उम्मीद धीरे धीरे दम तोड़ने लगी। लेकिन कहते हैं ना, जब हालात सबसे बुरे होते हैं तभी कोई असाधारण पैदा होता है। एक साधारण व्यक्ति जिसने प्लास्टिक की बोतलों से ऐसा जुगाड़ किया कि पूरा पुतई गांव हैरान रह गया। हवा से पानी आएगा, सुना तुम लोगों ने? ये पागल अब हवा निचोड़कर पानी निकालेगा। ओए रामू, कब तक ये कूड़ा बटोरता रहेगा? तेरे बच्चे भूखे हैं, बीवी के तन पे कपड़ा नहीं। अंगूठा लगा दे कागज पे, वरना जमीन भी जाएगी और जान भी। नियत साफ हो तो पत्थर से भी पानी निकलता है, ये तो फिर भी मिट्टी है। आज फैसला होगा। चुप कर पाखंडी, तेरी वजह से हमारे बच्चे प्यासे मर रहे हैं। तूने गांव पर श्राप लगाया है, जला दो इस ढांचे को। क्या प्लास्टिक की टूटी बोतलों से बंजर जमीन पर सोना उगाया जा सकता है? अगर आपको यकीन नहीं होता तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपकी सोच बदलने वाली है और आपकी आंखों से गर्व के आंसू छलकने वाले हैं। चलिए चलते हैं उस गांव में जहां मौत नाच रही थी। ये कहानी है बिहार के दरभंगा जिले के एक छोटे से गांव की। नाम था पुतई। एक ऐसा गांव जहां जमीन तो थी, लेकिन आसमान ने मुंह फेर लिया था। जहां पिछले 3 साल से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी थी। धरती का सीना फटकर चौड़ा हो गया था। जहां कभी हरी भरी फसल लहलहाती थी, वहां अब सिर्फ धूल के बवंडर उड़ते थे। कुएं सूख चुके थे, तालाबों में सिर्फ कीचड़ और मरी हुई मछलियां बची थीं। गांव के आधे लोग शहर जा चुके थे और जो बचे थे वो या तो बूढ़े थे या वो जिनके पास जाने के लिए किराया नहीं था। हर दूसरे दिन किसी न किसी पेड़ से लटकी हुई लाश मिलती थी, क्योंकि कर्ज का बोझ प्यास से ज्यादा भारी हो गया था। गांव की हवा में सिर्फ मातम और मायूसी थी। जानवरों की पसलियां बाहर निकल आई थीं और बच्चों के पेट भूख से फूल गए थे। लेकिन इसी मरघट जैसी शांति के बीच एक आदमी था जो हार मानने को तैयार नहीं था। उसका नाम था रामकिशन। रामकिशन की उम्र यही कोई 50 साल रही होगी। चेहरे पर झुर्रियां थीं जो समय से पहले आ गई थी, और शरीर ऐसा जैसे हड्डियों पर सिर्फ चमड़ी मढ़ दी गई हो। उसके बाल धूप में जलकर तांबे जैसे रंग के हो गए थे और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। गांव वाले उसे पागल कहते थे, क्योंकि जब बाकी किसान सरकार को कोसते थे या मंदिरों में जाकर सिर फोड़ते थे, रामकिशन गांव के कूड़ेदानों में मुंह मारता था। वो शहर से आने वाली बसों के पीछे भागता और यात्रियों द्वारा फेंकी गई पानी की खाली प्लास्टिक की बोतलें जमा करता। वो कबाड़ से लोहे के पाइप, पुराने टायर और कांच के टुकड़े बीनता रहता। उसका घर कबाड़खाना बन चुका था। उसकी पत्नी सुमित्रा अक्सर रोती थी कि खाने को दाना नहीं है और यह आदमी घर में कचरा भर रहा है। लेकिन रामकिशन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक जुनून था जो उसे सोने नहीं देता था। वह अक्सर अपनी सूखी हुई जमीन पर कान लगाकर लेट जाता था, जैसे धरती के दिल की धड़कन सुनने की कोशिश कर रहा हो। गांव का सबसे अमीर आदमी और जमींदार था ठाकुर गजराज सिंह। गजराज सिंह एक क्रूर और लालची इंसान था, जिसकी हवेली में आज भी जनरेटर चलता था और एसी की हवा आती थी। उसके पास पानी का अपना टैंकर आता था, जबकि गांव वाले एक एक घूंट के लिए तरसते थे। गजराज चाहता था कि गांव के सारे किसान अपनी जमीनें उसे कौड़ियों के भाव बेच दें, ताकि वो वहां एक केमिकल फैक्ट्री लगा सके। वो जानता था कि सूखा जितना लंबा चलेगा, उसका काम उतना आसान होगा। वो गांव वालों को भड़काता था कि इस जमीन पर अब कभी पानी नहीं आएगा, इसे बेच दो और शहर जाकर मजदूरी करो। आधे से ज्यादा गांव वाले उसकी बातों में आ चुके थे। कईयों ने तो अंगूठा लगा भी दिया था, लेकिन रामकिशन ने अपनी जमीन बेचने से मना कर दिया था। उसकी जमीन उसके पूर्वजों की निशानी थी, उसकी मां थी। उसने कसम खाई थी कि चाहे जान चली जाए, पर वो अपनी मां का सौदा नहीं करेगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और पूरा आसमान खून जैसा लाल हो गया था, गजराज अपने 4 लठैत गुंडों के साथ रामकिशन के घर पहुंचा। रामकिशन अपने आंगन में बैठा उन प्लास्टिक की बोतलों को काट रहा था और उन्हें एक अजीब से ढांचे में जोड़ रहा था। उसके हाथ जगह जगह से कटे हुए थे और खून बह रहा था, पर उसे कोई होश नहीं था। गजराज ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, क्यों बे रामू, कब तक यह कबाड़ इकट्ठा करेगा? देख, तेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। तेरी बीवी के तन पर ढंग की साड़ी नहीं है। मेरी बात मान, अंगूठा लगा कागज पर और पैसे लेकर निकल जा, वरना यह जमीन तो जाएगी ही, साथ में जान भी जाएगी।
रामकिशन ने सिर नहीं उठाया। वो अपनी मशीन के एक तार को कस रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, ठाकुर साहब, यह जमीन मेरी माँ है और माँ को बेचा नहीं जाता। और रही बात पानी की, तो वो आएगा, जरूर आएगा, आसमान से नहीं तो हवा से आएगा। मेरे बाप दादा कहते थे कि जब नीयत साफ हो तो पत्थर से भी पानी निकलता है। यह तो फिर भी मिट्टी है। गजराज और उसके गुंडे जोर से हंसे। उनकी हंसी सूखे गांव की खामोशी में चुभ रही थी। हवा से पानी आएगा सुना? तुम लोगों ने, यह पागल अब हवा निचोड़कर पानी निकालेगा। गजराज ने गुस्से में रामकिशन की बनाई हुई आधी मशीन को लात मारी। लोहे का ढांचा गिर गया और कांच टूट गया। ठीक है बेटा, देखते हैं तेरी हवा कब प्यास बुझाती है। याद रखना, जिस दिन तेरे बच्चे प्यास से मरेंगे उस दिन मेरे पास मत आना भीख मांगने। और सुन ले, परसों शहर से मंत्री जी आ रहे हैं। अगर तब तक तूने जमीन नहीं बेची तो मैं तुझे गांव से ऐसा गायब करूंगा कि तेरी राख भी नहीं मिलेगी। रामकिशन ने टूटी हुई मशीन को उठाया, उसे सीने से लगाया जैसे कोई बाप अपने घायल बच्चे को उठाता है। उसकी पत्नी सुमित्रा दौड़कर आई और रोने लगी। जी, क्यों जिद कर रहे हो? बेच देते हैं जमीन, कम से कम बच्चों का पेट तो भरेगा। आप पागल हो गए हो इस कबाड़ से। कुछ नहीं होने वाला। रामकिशन ने सुमित्रा के आंसू पोंछे और उसकी आंखों में झांक कर कहा, पगली दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, पर कोशिश करने वाले को पागल कहती है। बस एक बार मेरा भरोसा कर, अगर यह सफल हो गया तो हमारे गांव की तकदीर बदल जाएगी। मैंने शहर में देखा था, सुमित्रा, जब एसी चलता है तो उसके पीछे से पानी टपकता है। जब फ्रिज से ठंडी बोतल निकालते हैं तो उस पर पानी आ जाता है। हवा में पानी है, बस उसे पकड़ना है। मुझे थोड़ा वक्त दे दे, बस थोड़ा वक्त। उस रात रामकिशन सोया नहीं। उसे विज्ञान की कोई किताबी जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने प्रकृति को गौर से देखा था। उसने देखा था कि सर्दियों की सुबह जब बारिश नहीं होती तब भी लोहे के लोटे पर पानी की बूंदें जम जाती हैं। ओस की बूंदें। उसने सोचा कि अगर वो हवा में मौजूद नमी को पकड़ ले तो शायद बूंद बूंद करके इतना पानी जमा हो जाए कि कम से कम फसल जिंदा रह सके। यह एक पागलपन भरा विचार था, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। उसने अपनी पत्नी की पुरानी साड़ियों, कांच के टुकड़ों और प्लास्टिक की बोतलों से एक बड़ा सा ढांचा तैयार किया। उसने जमीन के अंदर गहरे गड्ढे खोदे और उसमें तांबे के पुराने पाइप डाले जो उसने कबाड़ से खरीदे थे। यह देखने में किसी एलियन के जहाज जैसा लगता था। उसने उसे अपने खेत के बीचों बीच खड़ा कर दिया। अगले 2 दिन रामकिशन ने पागलों की तरह काम किया। न उसने खाना खाया, न पानी पिया। उसके होंठ पपड़ी बनकर फट चुके थे, आंखें धंस गई थी। गांव वाले वहां से गुजरते और उस पर थूकते। कोई कहता कि रामकिशन ने खेत में भूत खड़ा कर दिया है। कोई कहता कि इसने अपनी बुद्धि पूरी तरह खो दी है। बच्चे उसे पत्थर मारते। सुमित्रा भी अब थक चुकी थी। वो घर के कोने में बैठकर बस भगवान से मौत मांग रही थी। दिन बीतते गए, गर्मी और बढ़ गई। पारा 48 डिग्री को पार कर गया। पक्षी उड़ते उड़ते गिर रहे थे, लेकिन रामकिशन रोज सुबह अपने खेत में जाता और उस मशीन के नीचे रखे मटके को देखता। मटका खाली रहता। वो निराश होता, लेकिन हारता नहीं। वो फिर से मशीन में कुछ बदलाव करता। कभी पाइप का कोण बदलता, कभी कांच की जगह बदलता। वो हर रोज फेल हो रहा था, लेकिन हर फेलियर उसे सफलता के करीब ले जा रहा था। वो खुद से बातें करता, अरे ओ बादल, अगर तू नहीं बरसेगा तो क्या हम मर जाएंगे? मैं तुझे धरती पर खींच कर लाऊंगा, देख लेना। उधर गजराज सिंह का धैर्य जवाब दे रहा था। फैक्ट्री के मालिक का दबाव था कि जमीन जल्दी खाली कराओ। कल मंत्री जी आने वाले थे और गजराज चाहता था कि उनके आने से पहले यह जमीन का मसला हल हो जाए। उसने एक बहुत ही घिनौनी चाल चली। उसने गांव के पुजारी को पैसे खिलाकर यह अफवाह फैला दी कि रामकिशन ने खेत में जो यंत्र लगाया है वो कोई मशीन नहीं बल्कि एक तांत्रिक टोटका है। वो काली शक्तियों को बुला रहा है, जिसकी वजह से इंद्र देवता नाराज हो गए हैं और इसी वजह से बारिश नहीं हो रही है। जब तक वो मशीन और बारिश नहीं हो रही है, रामकिशन गांव में है, तब तक बारिश की एक बूंद नहीं गिरेगी। अंधविश्वास की पट्टी आंखों पर बंधे भूखे प्यासे गांव वाले भड़क गए। भूख इंसान को जानवर बना देती है और अंधविश्वास उसे शैतान बना देता है। अमावस्या की काली रात थी। हवाएं भी डरावनी आवाज कर रही थी। रामकिशन अपने खेत में अपनी मशीन के पास बैठा था। वो बहुत थक चुका था। उसने मशीन पर हाथ फेरा और बोला, बस आज की रात है मेरे दोस्त। अगर कल सुबह तक तूने पानी नहीं दिया तो शायद हम दोनों नहीं बचेंगे। तभी उसे दूर से शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि गांव की तरफ से सैकड़ों मशालें उसकी तरफ आ रही हैं। लोग चिल्ला रहे थे, मारो पाखंडी को, जला दो। सब कुछ, पूरा गांव गजराज के साथ था। उनके हाथों में लाठियां, पत्थर और जलती हुई मशालें थीं। रामकिशन खड़ा हो गया।
उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वो भागा नहीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों ऐसा मत करो, यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। इसे मत तोड़ो, यह हमारे बच्चों का भविष्य है। चुप कर पाखंडी, तेरी वजह से हमारे बच्चे प्यासे मर रहे हैं। तूने गांव पर श्राप लगाया है, जला दो इस ढांचे को। भीड़ ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। एक पत्थर रामकिशन के माथे पर लगा, खून की धार बह निकली। वो अपनी मशीन को बचाने के लिए उससे लिपट गया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए आग में कूद जाती है। लेकिन भीड़ में दया नहीं थी। उन्होंने रामकिशन को बालों से पकड़कर खींचा और लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। रामकिशन चिल्लाता रहा, अरे मुझे मार लो, पर मशीन को मत तोड़ो, उसमें पानी है, उसमें जीवन है। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। एक आदमी ने जलती हुई मशाल उस ढांचे पर फेंक दी। प्लास्टिक की बोतलें और पुरानी साड़ियां धू धू करके जलने लगी। आग की लपटें आसमान छूने लगी। रामकिशन को लोगों ने खींचकर पीटा और दूर फेंक दिया। वो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा अपनी मेहनत को जलते हुए देख रहा था। उसकी आंखों के सामने उसका सपना राख हो रहा था। सुमित्रा दौड़कर आई और रामकिशन के ऊपर लेट गई ताकि उसे और मारना पड़े। उसने रोते हुए हाथ जोड़े, छोड़ दो, इसे मर जाएगा ये। गजराज ने हंसते हुए कहा, देख लिया रामू, हवा से पानी तो नहीं निकला, पर आग जरूर निकल गई। अब ये आग तेरे पापों को जलाएगी। कल सुबह मंत्री जी आएंगे तो उन्हें यहां सिर्फ राख मिलेगी, और तू अगर कल सुबह तक गांव में दिखा तो तुझे भी इसी राख में मिला दूंगा। चलो भाइयों, काम हो गया। भीड़ चली गई, गजराज चला गया, पीछे रह गया सिर्फ सन्नाटा और जलती हुई आग की चिटचिटाहट। रामकिशन बुरी तरह घायल था, उसकी पसलियां शायद टूट चुकी थीं। सुमित्रा उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रामकिशन की नजरें उस जलते हुए मलबे पर टिकी थीं। उसने सुमित्रा का हाथ हटाया और घिसटता हुआ उस आग के पास जाने लगा। सुमित्रा चिल्लाई, जी क्या कर रहे हो, जल जाओगे। रामकिशन नहीं रुका, वो उस आग के पास जाकर बैठ गया। गर्मी इतनी थी कि उसकी त्वचा झुलस रही थी, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वो बस रो रहा था, हे भगवान, मैंने तुझसे पानी मांगा था, तूने आग दे दी। क्या एक गरीब किसान की मेहनत की कोई कीमत नहीं है? क्या हम सिर्फ मरने के लिए पैदा हुए हैं? वो पूरी रात उस आग के पास बैठा रहा। आग धीरे धीरे बुझने लगी, लेकिन पाइप अभी भी गर्म थे और जमीन के नीचे की ठंडक कुछ और ही कहानी लिख रही थी। विज्ञान अपना काम कर रहा था। आग की भीषण गर्मी ने ऊपर की हवा को बहुत गर्म कर दिया था, और तांबे के पाइप जो जमीन के अंदर थे वो ठंडे थे। तापमान का यह अंतर कंडेंसेशन यानी संघनन की प्रक्रिया को कई गुना तेज कर रहा था। जो काम हफ्तों में होना था वो उस आग की वजह से कुछ घंटों में हो रहा था। कुदरत का खेल देखिए, जिसने मारने के लिए आग लगाई, उसी आग ने जीवन पैदा कर दिया। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन यह सुबह रोज जैसी नहीं थी। गांव के बाहर गाड़ियों का काफिला रुका। बड़ी बड़ी लाल बत्ती वाली गाड़ियां थीं। धूल का गुबार उड़ाते हुए एसयूवी गाड़ियां गांव में दाखिल हुईं। इनमें कृषि मंत्री और देश के बड़े कृषि वैज्ञानिक बैठे थे। यह देखने की सूखा कितना भयंकर है और क्या गांव को खाली करा देना चाहिए। गजराज सिंह ने अपने सबसे अच्छे सफेद कपड़े पहने थे और फूलों का हार लेकर मंत्री जी के स्वागत के लिए खड़ा था। मंत्री जी, आइए आइए, देखिए हमारे गांव का हाल सब सूखा है। यहाँ अब कोई फसल नहीं हो सकती। हमें फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दीजिए ताकि लोगों को रोजगार मिले। गजराज ने मक्खन लगाते हुए कहा और मंत्री जी को उस रास्ते पर ले जाने लगा जो रामकिशन के खेत से दूर जाता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। काफिले के साथ आए एक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ भटनागर की नजर दूर उठते हुए धुएं पर पड़ी। उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया और बोले, मंत्री जी, वहां आग लगी थी, शायद हमें वहां चलकर देखना चाहिए, नुकसान ज्यादा हो सकता है। गजराज घबरा गया, अरे नहीं नहीं साहब, वहां तो एक पागल रहता है, उसने कूड़ा जलाया होगा, वहां जाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन मंत्री जी ने जिद की और पूरा काफिला रामकिशन के खेत की तरफ मुड़ गया। जब गाड़ियां वहां पहुंची तो नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। खेत काला पड़ चुका था, राख का ढेर पड़ा था। रामकिशन वहीं राख के पास बेहोश पड़ा था, उसका शरीर सूज गया था, मक्खियां भिन भिना रही थी। मंत्री जी ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉ भटनागर की नजर उस राख के ढेर के बीचों बीच पड़ी। वो ठिठक गए। उन्होंने अपना चश्मा उतारा, साफ किया और फिर से देखा। राख के ढेर के नीचे से कुछ चमक रहा था, कुछ हरा सा। डॉ भटनागर दौड़कर वहां गए और घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने राख हटाई और चिल्लाए, अरे पानी लाओ, पानी नहीं, नहीं पीने का नहीं, यहां देखो। मंत्री जी और बाकी लोग वहां पहुंचे
और जो उन्होंने देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। उस जले हुए ढांचे के नीचे जहां तांबे के पाइप जमीन से बाहर आ रहे थे, वहां की मिट्टी गीली थी, कीचड़ बन चुका था और उस कीचड़ में से ज्वार के छोटे छोटे हरे अंकुर फूट रहे थे। जहां पूरा गांव रेगिस्तान बना था, वहां उस 10 फीट के दायरे में जीवन मुस्कुरा रहा था। पाइप के मुंह से अभी भी पानी की एक एक बूंद टपक रही थी, टप टप। यह कैसे संभव है? एक जूनियर वैज्ञानिक ने झुककर मिट्टी को छूते हुए कहा, यहां तो पानी है, इतना पानी कहां से आया? जबकि कल रात यहां आग लगी थी। तभी वहां भीड़ जमा हो गई। रामकिशन, जो अब तक बेहोश पड़ा था, शोर और पानी शब्द सुनकर होश में आया। वो लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा खून और कालिक से सना था। उसे लगा पुलिस उसे पकड़ने आई है। यह पानी मैंने उगाया है साहब, रामकिशन ने कमजोर लेकिन साफ आवाज में कहा। मेरी मशीन मत तोड़ना। तुमने डॉ? भटनागर ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और यह क्या चीज है? यह कैसे काम करती है? मैं रामकिशन हूं साहब, एक अनपढ़ किसान। गांव वाले मुझे पागल कहते हैं। गजराज ने बीच में बोलने की कोशिश की। साहब, यह पागल है, इसने ही कल रात यहां टोना टोटका किया था, इसी वजह से आग लगी थी। चलिए यहां से। चुप रहो, मंत्री जी ने गजराज को डांटा। हाँ भाई रामकिशन, बताओ ये चमत्कार कैसे हुआ? रामकिशन ने उस जली हुई मशीन की तरफ इशारा किया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। साहब, ये टोटका नहीं है। मैंने शहर में देखा था कि ठंडा पानी बोतल के बाहर पसीना लाता है। मैंने सोचा हवा में पानी है, बस उसे निचोड़ना है। मैंने कचरे से यह मशीन बनाई थी। इसमें नीचे तांबे के पाइप थे जो जमीन की ठंडक लेते हैं और ऊपर प्लास्टिक की कीप थी। जब गर्म हवा इस पाइप से गुजरती है तो ठंडक पाकर वो पानी बन जाती है। कल रात इन्होंने मेरा घर जला दिया, मेरी मशीन जला दी, लेकिन शायद आग की गर्मी ने हवा को और गर्म कर दिया और नीचे पाइप ठंडे थे। इसलिए मशीन ने मरने से पहले धरती को इतना पानी दे दिया कि यह बीज फूट पड़े। यह मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है साहब। टाव भटनागर सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत अपने उपकरणों से जांच की और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मंत्री जी की तरफ देखा और बोले, सर, यह आदमी जीनियस है। हम प्रयोगशालाओं में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और इस आदमी ने कबाड़ से कंडेंसेशन और ड्यू हार्वेस्टिंग का इतना सस्ता और देसी मॉडल बनाया है जिसे हम सोच भी नहीं सकते थे। इसने हवा से सिंचाई करने की तकनीक खोज निकाली है। यह एक क्रांति है। यह सूखाग्रस्त इलाकों के लिए वरदान है। मंत्री जी ने रामकिशन को देखा जो हाथ जोड़े खड़ा था, कांप रहा था। मंत्री जी अपनी जगह से हिले, वो कीचड़ में उतरे और उन्होंने रामकिशन के मैले कुचैले और खून से सने हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने झुककर रामकिशन के पैर छुए। रामकिशन पीछे हट गया। अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं? मैं तो एक गरीब किसान हूं। नहीं, मंत्री जी ने रुंधे गले से कहा, आप गरीब नहीं हैं रामकिशन जी, आप इस देश के सबसे अमीर आदमी हैं। आपने वो कर दिखाया जो हमारी डिग्री और पैसा नहीं कर पाया। आपने उम्मीद उगाई है। गजराज सिंह का चेहरा पीला पड़ गया था। वो धीरे से खिसकने की कोशिश करने लगा, लेकिन मंत्री जी ने पुलिस को इशारा किया, इंस्पेक्टर, इस आदमी को गिरफ्तार करो। इसने न सिर्फ एक वैज्ञानिक पर हमला किया है, बल्कि देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। इसकी सारी जमीन जब्त की जाए और गरीबों में बांटी जाए। पुलिस ने गजराज को हथकड़ी पहनाई। गांव वाले जो कल तक रामकिशन को पत्थर मार रहे थे, आज शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। सुमित्रा दौड़कर आई और अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। रामकिशन ने उसे उठाया और दोनों खूब रोए। यह दुख के नहीं जीत के आंसू थे। अगले ही हफ्ते सरकार ने रामकिशन की तकनीक को पूरे राज्य में लागू करने का ऐलान किया। रामकिशन को राष्ट्रपति भवन बुलाया गया, जहां उसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जब वो स्टेज पर चढ़ा तो उसने वही फटी हुई धोती पहनी थी। उसने सूट पहनने से मना कर दिया था। जब राष्ट्रपति जी ने उसे मेडल पहनाया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रामकिशन ने माइक पर बस इतना कहा, खेत में पसीना बहाने वाला किसान कभी अनपढ़ नहीं होता। उसे कुदरत की भाषा पढ़नी आती है। हम मिट्टी से सोना उगाना जानते हैं। बस आप लोग हमें थोड़ा सम्मान दे दो। हमें भीख नहीं चाहिए। और हाँ, कभी किसी पागल के सपने का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि अक्सर पागल ही इतिहास रचते हैं। उस दिन के बाद विधुना गांव की तस्वीर बदल गई। रामकिशन की कचरे वाली मशीन अब हर खेत में लगी थी। वैज्ञानिकों ने उसे थोड़ा और बेहतर बना दिया था। गांव फिर से हरा भरा हो गया था। बंजर जमीन पर सच में सोना उगाया था। रामकिशन आज भी अपने खेत में बैठता है, लेकिन अब लोग उसे पागल नहीं, कृषि वैज्ञानिक रामकिशन कहते हैं। दोस्तों, रामकिशन की कहानी हमें सिखाती है कि साधन कम होने से सफलता नहीं रुकती, बस साधना सच्ची होनी चाहिए। दुनिया आपको पागल कहेगी, आपको जलाएगी, आपको तोड़ेगी, लेकिन अगर आपके इरादे में रामकिशन जैसी जिद है तो एक दिन वही दुनिया आपके लिए तालियां बजाएगी। अगर इस किसान के जज्बे ने आपके दिल को छुआ है
तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो अपनी जिंदगी से हार मान रहा है। कमेंट में बताएं कि आप किस शहर से यह कहानी सुन रहे हैं।